गया गाइडेंस प्रोग्राम में एक बार फिर से सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, अब कुछ ही दिनों में परीक्षा का मौसम आने वाला है और बायोलॉजी क्लास 12 के लिए आज मैं लेकर आया हूं बच्चों आप लोग के लिए संभावित प्रश्नों का संग्रह, जो कि आपको 2022 में 12 बायो में पूछने वाला है। मैक्सिमम संभावित क्वेश्चन है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे और इसको आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि आपको 70 सवाल पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी बहुवैकल्पिक प्रश्न जिसके एक आंसर सही होते हैं और आपको 70 में से कोई भी 35 का जवाब आपको दे देना है। ठीक उसी तरह से सेक्शन बी में 20 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, उस 20 सवाल में से कोई भी 10 सवाल का आपको जवाब दे देना है। और आज जो मैं 2 नंबर का सवाल का कलेक्शन लेके आया हूं, उसमें से आप यदि 18 सवाल का कलेक्शन में लाया हूं, उसमें से आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको 10 क्वेश्चन तो आने की पूर्ण संभावना है, पूर्ण रूप से संभावना, गारंटी शब्द का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं बच्चों, पूर्ण संभावना है। यानी आप ये 18 पढ़ लेंगे तो आपका लघु उत्तरीय 2 नंबर का जो प्रश्न है उसके हल हो जाएंगे। और 6 हम लॉन्ग क्वेश्चन लेकर के आए हैं जिसमें से 3 के भी आने की पूर्ण संभावना है। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करना शुरू करते हैं, जिसको सेक्शन ए के अंतर्गत आता है। बच्चों ध्यान से सुनेंगे, चूंकि हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं वो क्वेश्चन बैंक जो पूछा गया है 2017, 2018, 2019 और 2020 उसी में से संग्रह किया हुआ है, जिसमें से आने की पूर्ण रूप से संभावना बन रही है। लेकिन इसको एक्सप्लेन भी करेंगे बच्चों। और आप जहां गाइड से पढ़ते हो वहां कुछ क्वेश्चंस का आंसर जो है वो गलत प्रिंट किया गया है, तो उन आंसर को भी हम सुधार दिए हैं। और जब वीडियो आप पूरा देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाने वाला है आने वाले एग्जाम में। सबसे पहला सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन फोटोकेमिकल स्मॉग। आपको हिंदी में समझाएंगे, क्वेश्चन इंग्लिश में है, डरिए नहीं, हिंदी में समझाएंगे। आप फोटोकेमिकल स्मॉग समझ लीजिए, एक प्रकार का वायु प्रदूषण का पार्ट है। आप देखे होंगे अभी भी ठंडा का मौसम है, कभी कभी सुबह आप निकलते हैं 7 बजे 8 बजे तो कुछ दिखाई नहीं देता है, धुंध, कोहरा, कुहासा, स्मॉग्स उस तरह से होता है, तो वो फोटोकेमिकल स्मॉग के रूप में जाना जाता है। बच्चों ये फोटोकेमिकल स्मॉग जो है किसका बना हुआ होता है, तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन सिर्फ यही नहीं पूछ सकता है कि आपको एब्सेंट है फोटोकेमिकल स्मॉग में, कौन फोटोकेमिकल स्मॉग को बनाता है ये भी पूछ ले सकता है। तो आप यदि वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको इस सवाल से जो हुए बदले हुए रूप में जो सवाल पूछे जाएंगे वो भी सोल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें कह रहा है एब्सेंट फोटोकेमिकल स्मॉग में कौन होता है, कौन नहीं पाया जाता है। तो देखिए एक लिखा हुआ रहेगा PAN, कैपिटल में पैन। पैन का हमने यहां फुल फॉर्म दे रखा है बच्चों, पेरऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, जिसमें कि NO2 पाया जाता है। ठीक है, तो पैन जो है फोटोकेमिकल स्मॉग यानी जो वायु प्रदूषण में धुंध जो आसमान में छा जाता है बादल की तरह, उसका पैन पार्ट होता है। और SO3 भी होता है और SO2 भी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है पैन का पार्ट नहीं होता है। तो चूंकि एब्सेंट दे रहा है इसलिए एब्सेंट वाले में कार्बन डाइऑक्साइड आंसर होगा। बच्चों ध्यान देना है। अब मान लिया जाए कि इसी में पूछ दे आपको कि फोटोकेमिकल स्मॉग कौन बनाता है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जितने तरह के होंगे और सल्फर ऑक्साइड जितने तरह के होंगे, चाहे डाइऑक्साइड हो या ट्राइऑक्साइड हो, वो सब, और पेरॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये सब जो है फोटोकेमिकल स्मॉग के पार्ट हो जाएंगे। दूसरा सवाल में आते हैं बच्चों, Which one is इनिशिएशन कोडोन। आप जेनेटिक्स में पढ़े होंगे कि जब प्रोटीन का सिंथेसिस होता है यानी प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो कौन सा जेनेटिक कोड है मैसेंजर आरएनए पर जो प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ करने में, शुरू करने में मदद करता है। तो कई बार बता चुके हैं पहले के वीडियो में भी, इसका आंसर होता है AUG एंड GUG। और आप याद रखें बच्चों, ये 2 सवाल में से क्वेश्चन 2022 एग्जाम में श्योर पूछने का चांस बन रहा है, या तो इनिशिएशन कोडोन या तो टर्मिनेटरी कोडोन, यानी प्रारंभ करने वाला कोडोन या तो अंत करने वाला, रोक देने वाला कोडोन। तो इसका है AUG और GUG, यानी आओ जी जाओ जी, ऐसे याद करिएगा आप लोग, AUG आओ जी, GUG जाओ जी। तो AUG और GUG इनिशिएशन कोडोन है
प्रोटीन सिंथेसिस को प्रारंभ करने वाला कोडोन है। तीसरे सवाल में आते हैं बच्चों, कहता है हाई अमाउंट ऑफ इस्चेरिचिया कोलाई इन वाटर इज एन इंडिकेटर ऑफ। कहने का मतलब कि यदि जल में या जलाशय में यदि एक बैक्टीरिया है, एक जीवाणु है जिसका नाम है इस्चेरिचिया कोलाई, हिंदी में भी यही लिखते हैं बच्चों, तो इस्चेरिचिया कोलाई यदि ज्यादा मात्रा में पानी में पाया जा रहा है तो वह जल प्रदूषण को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन पूछ रहा है कि ये इस्चेरिचिया कोलाई आया कहां से। तो आप जान लीजिए बच्चों, हम लोग की जो बड़ी आंत है लार्ज इंटेस्टाइन, उसका जो नीचे वाला पार्ट है कोलोन और रेक्टम, जहां पर कि फीकल मैटर यानी मल पदार्थ यानी पैखाना जमा रहता है हम लोग को बाथरूम में, टॉयलेट रूम में डिस्चार्ज करने के पहले, तो उस पैखाना में यानी फीकल मैटर में यानी मल पदार्थ में इस्चेरिचिया कोलाई नाम का बैक्टीरिया करोड़ों करोड़ की संख्या में पाया जाता है। यानी जो व्यक्ति मल बाहित करेगा जल में तो उस जल में इस्चेरिचिया कोलाई मिलेगा और उसको हम लोग सीवेज के नाम से जानते हैं। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, इस्चेरिचिया कोलाई यदि जल में ज्यादा पाया जा रहा है तो वो किस प्रदूषण को बता रहा है, सीवेज पोल्यूशन। सीवेज पोल्यूशन का मतलब शहरों के जो मल पदार्थ है उसको जो बहा करके ले जाता है बड़ा बड़ा नाला या नाली, वो डाल दिया गया उस पानी में, इसीलिए इस्चेरिचिया कोलाई है। तो आपको ये सवाल सोल्व हो जाएगा और इंपॉर्टेंट है बच्चों। चौथा सवाल, साइनोबैक्टीरिया आर यूजफुल बायो फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड ऑफ। यानी यहां पर कह रहा है बैक्टीरिया, यानी आप जानते हैं जीवाणु को कहते हैं, बैक्टीरिया का कई तरह का ग्रुप है, उसमें से एक का नाम है साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी। तो साइनोबैक्टीरिया देखा गया है बच्चों कि वो जैव उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर का कार्य करता है और यह धान के खेतों में अक्सर जैव उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो धान पैडी होता है लेकिन यह पैडी नहीं देता है बच्चों, राइस देता है। तो आपको ये सवाल आएगा तो आप आंसर राइस चुनेंगे, यानी राइस के खेत में यानी धान की खेती में यानी चावल की खेती में बायो फर्टिलाइजर के रूप में यानी जैव उर्वरक के रूप में साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एग्जाम्पल में नोस्टोक, एनाबेना, ओसिलेटोरिया ये सब आता है। ठीक है। पांचवा सवाल, रेट्रोवायरस इज काउजल ऑर्गेनिज्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। रेट्रोवायरस वैसे विषाणु को कहते हैं बच्चों जिनका आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है और वो आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके डीएनए बनाता है। तो आप पहले से जानते हैं या फिर से जान लीजिए कि जो एड्स का कारक विषाणु है यानी HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, उसको रेट्रोवायरस के रूप से जानते हैं। तो यहां जो आपको क्वेश्चन दिया है, पहला ऑप्शन दिया है सिफिलिस, ये बैक्टीरिया से होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है बच्चों। दूसरा है एड्स, यही होता है रेट्रोवायरस से। तीसरा है फाइलेरिया, फाइलेरिया बुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी से होता है। और डी में देता है बोथ ए एंड बी। अक्सर ऐसा देखा गया है कि बिहार बोर्ड में बोथ बी एंड सी वाला ऑप्शन 70 में से आपको 10, 12, 15 में देगा और बच्चों के माइंड में ना जाने कहां से कॉन्सेप्ट बैठा दिया गया है कि जिसका आंसर बोथ बी एंड सी देगा बच्चों एकदम आंख बंद करके बोथ बी एंड सी वाले को लगा देना। ठहरो बच्चों, ऐसा हमेशा नहीं होता है। जैसा कि यहीं पर आप देख रहे हो, रेट्रोवायरस जो कि बीमारी पैदा करता है, कौन सा बीमारी पैदा करता है, तो सिफिलिस यहां दिया है। और सिफिलिस और गोनोरिया ये बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु से होता है, न कि विषाणु से होता है। एड्स है जो कि विषाणु यानी वायरस से होता है, जिसको रेट्रोवायरस कहते हैं। और बोथ तो होगा ही नहीं कभी, इसीलिए इसका आंसर एड्स होगा, यानी बोथ वाला लफड़ा में मत पड़ना बच्चों। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैंसरस सेल्स। देखो बेटा, इसका ऑप्शन में दिया है प्लाज्मा सेल, हीला सेल, मेमोरी सेल और टी सेल। तो याद रखना, हीला सेल जिस किताब से हमने उठाया है उसमें हीला सेल दे रखा है आंसर, लेकिन ये गलत है। प्लाज्मा सेल इसका आंसर होगा, यानी हमारे शरीर में प्लाज्मा सेल नाम का सेल है जो कैंसर के लिए उत्तरदायी होता है। अगला सवाल, मैन इज ए मेंबर ऑफ विच ऑर्डर एंड बिलोंग्स टू विच फैमिली इन द फॉलोइंग। इस सवाल के बारे में बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि ये सवाल कहां से पूछा गया है, क्लास 11 से पूछा गया है। जरा ठहरो बच्चों, ये क्लास 11 से नहीं पूछा गया है, क्लास 12 का एक इवोल्यूशन चैप्टर है
विकास, जैविक विकास। और उस इवोल्यूशन वाले चैप्टर में ह्यूमन के बारे में दिया गया है, ह्यूमन इवोल्यूशन। तो उसी से पूछा है क्वेश्चन कि ह्यूमन जो हमारा है उसका कौन सा ऑर्डर है और कौन सा फैमिली है। तो याद रखना बच्चों, आप लोग क्लास 11 में पढ़े थे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, लेकिन यहां तो सिर्फ आपका ऑर्डर और फैमिली पूछ रहा है। तो ह्यूमन का देखो, होमिनिडी, ये दिखने में ही लग रहा है होमिनिडी, ह्यूमन से मिलता जुलता है होमोसेपियंस, तो इसका फैमिली होता है होमिनिडी। और एनिमल का फैमिली का पहचान है बच्चों कि उसके अंत में प्रत्यय के रूप में, जिसको कि आप सफिक्स कहते हो, IDAE लगा हुआ रहता है। और हमारा जो ऑर्डर है वो प्राइमेट्स है। ऑर्डर याद रखना, हम लोग किसका ऑर्डर मानते हैं? माता का, प्राइमेट्स। कैसा लग रहा है सुन के? प्राइ माता है ना। और कुछ बच्चा कहता है कि सर आप ठीक समझा रहे हैं, पराई माता सौतेली माता को कहते हैं। अब पराई माता बहुत ऑर्डर देती है, ऑर्डर चलाने में माहिर होती है। तो जैसे आपको याद हो आसानी से बच्चों, याद रखिए प्राइमेट्स हमारा ऑर्डर है ह्यूमन का, और होमिनिडी हमारा फैमिली है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में। एनिमोफिली टाइप ऑफ पोलिनेशन इज नोट फाउंड इन। देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में बहुत बच्चे उलझ जाते हैं, क्योंकि यहां नोट पर ध्यान नहीं देता है और सीधे लगा देता है कि एनिमोफिली टाइप का पोलिनेशन कहां होता है। पोलिनेशन का मतलब होता है परागन। आप समझते हो कि किसी पुष्प के, किसी फूल के एंथर से निकला हुआ परागकण उसके स्टिग्मा पर जाके बैठता है, इसको परागन कहते हैं, पोलिनेशन कहते हैं। और वैसा पोलिनेशन जो एयर के थ्रू, एयर नहीं कहते हैं बच्चों, हम लोग क्या कहते हैं? विंड। क्योंकि एयर का मतलब हो गया मोशन लेस भी, और विंड का मतलब होता है हवा का झोंका, यानी जो चल रहा हो। तो जब झोंका चलेगा तब ना परागकण को उड़ा के ले जाएगा। तो यहां कहता है कि एनिमोफिली टाइप ऑफ पोलिनेशन इज नॉट फाउंड इन। और आप जानते हैं घास में वायु से परागन होता है, गेहूं में भी वायु से परागन होता है, मक्का में भी वायु से परागन होता है। स्पष्ट है कि क्वेश्चन पूरा नोट फाउंड इन, यानी वायु परागन इसमें से किसमें नहीं होता है। तो सैल्विया हो जाएगा बच्चों। और आप जानना चाहेंगे कि सैल्विया कैसा पौधा है, तो गूगल पर आप सर्च कर लेंगे वीडियो ऑफ सैल्विया, आपको 5 मिनट का सैल्विया का पौधा का दिखा देगा कैसा होता है, और आपके मस्तिष्क में ये बैठ जाएगा। इधर उधर का वीडियो देखने से अच्छा है कि पढ़ाई से संबंधित वीडियो आप देख लिया करें। अगला सवाल है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। Which plant does not grow in hydrophytic environment? यानी कहता है कि वैसा वातावरण जहां पर पानी ही पानी होता हो, वैसे जगह पर कौन सा पौधा नहीं ग्रो करेगा। नोट पर ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछता है बहुवैकल्पिक प्रश्न में। नोट फाउंड इन, तो आप जानते हैं कि हाइड्रिया जलीय पौधा है, ट्रापा जिसको सिंघड़ा कहते हैं वो भी जलीय पौधा है, और नीलिम्बो ये भी जलीय पौधा है। यानी ये तीनों जलीय पौधा है, जल में पाया जाता है, और जल में पाए जाने वाले को ही हम लोग हाइड्रोफाइटिक कहते हैं। क्योंकि सवाल पूछ रहा है नोट ग्रो। और अकासिया कहते हैं हम लोग बच्चों बबूल को। आप लोग पेस्ट भी एक इस्तेमाल करते होंगे, बोलता है बबूल बबूल पैसे वसूल, तो अकासिया कहते हैं बबूल को। गांव में जो है सो बबूल का कांटा हम लोग के यहाँ भी मिल जाता है, लेकिन डिजर्ट में पाया जाता है, और रेगिस्तान में रहने वाले जो ऊंट वगैरह होते हैं उस बबूल को खाया भी करते हैं। हम लोग नहीं खा सकते बच्चों, खाने का वो चीज है ही नहीं, और उसमें नुकीला नुकीला कांटा होता है जो मॉडिफिकेशन ऑफ डिजर्ट एनवायरमेंट के लिए है, उसमें एडेप्टेशन। अगला सवाल में बढ़ते हैं। Which type of pyramid is never inverted? कहता है आप पिरामिड पढ़ते हो 3 तरह का बच्चों, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी और पिरामिड ऑफ नंबर। तो जो बायोमास और नंबर का पिरामिड होता है सीधा भी होता है और उल्टा भी होता है, लेकिन पिरामिड ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा का जो पिरामिड होता है सिर्फ एक ही तरह का होता है। तो कह रहा है कि नेवर इन्वर्टेड, उल्टा नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर होगा बच्चों एनर्जी, यानी ऊर्जा का जो पिरामिड है कभी भी उल्टा नहीं होता है, याद रखना है बच्चों, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइप्लॉइड स्ट्रक्चर? ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्रोमोसोम का गुणसूत्र का एक सेट होता है उसको हैप्लॉइड कहते हैं। गुणसूत्र अर्थात क्रोमोसोम का 2 सेट जब रहेगा तो डाइप्लॉइड कहेंगे, और जब गुणसूत्र का 3 सेट होगा तो उसको ट्राइप्लॉइड कहेंगे। क्योंकि हैप्लॉइड मतलब 1 सेट, डाइप्लॉइड मतलब 2 सेट, और ट्राइप्लॉइड मतलब 3 सेट होता है। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा है कि डाइप्लॉइड इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है। विच ऑफ द
फॉलोइंग इज डाइप्लॉइड स्ट्रक्चर। तो देखिए स्पर्म हम लोग शॉर्टकट में कहते हैं शुक्राणु को, यानी स्पर्मेटोजोआ को, जो कि हैप्लॉइड होता है, इसमें एक सेट क्रोमोसोम होता है, तो ये नहीं होगा चूंकि डाइप्लॉइड 2 सेट वाला पूछ रहा है। ओवम कहते हैं बच्चों एग को, तो इसमें भी 2 सेट होता है, ये भी नहीं होगा। और एंडोस्पर्म में होता है 3 सेट, इसका मतलब कि जाइगोट जो हमारे जीवन का सबसे पहला कोशिका है, जिसको प्री एग्जिस्टिंग सेल ऑफ आवर लाइफ भी कहते हैं, जाइगोट डाइप्लॉइड होता है। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा आपको, जाइगोट। एक सवाल ऊपर का छूट गया है, क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन। देखिए बच्चों, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो कंजर्वेशन किया जाता है उसमें 2 तरह का होता है। एक होता है इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब होता है कि जिस नेचुरल हैबिटेट में वो रहता था वहीं पे उसको सुरक्षा प्रदान किया जाए, तब इन सीटू कंजर्वेशन कहता है। लेकिन यदि वहां से उठा के, मान लो कि गया में तुमको कोई जीव मिला और उसको उठा करके और कहीं जा करके पटना के जू में आप डाल दिए, तो वो एक्स सीटू कंजर्वेशन कहलाएगा। तो यहां पर क्वेश्चन है कि नोट एग्जांपल, है ना, क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एज एन एग्जांपल ऑफ एक्स सीटू, नोट नहीं है बच्चों, एग्जांपल। तो सैक्रेड ग्रुप ए इन सीटू है, क्योंकि प्राकृतिक वातावरण में उसको रखा जाता है। नेशनल पार्क प्राकृतिक है। सीड बैंक, सीड बैंक जो है एक्स सीटू है, यानी इस सवाल का आंसर हो जाएगा बच्चों सीड बैंक। क्वेश्चन नंबर 12 में पहुंचते हैं बच्चों हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइप्लॉइड स्ट्रक्चर। अब देखिए तो डील कर दिए हैं, 13 में आते हैं, ट्रांसजेनिक गोल्डन राइस इज इनरिच्ड विथ विच टाइप ऑफ विटामिन। ये क्वेश्चन बिल्कुल देने लायक है। चावल जो है, पहले लोग लाल चावल का दाना जो है उसको खाते नहीं थे, लोग समझते थे कि घटिया है, मजदूर को मजदूरी देने लायक है। लेकिन बच्चों याद रखो, जो लाल छिलका होता है चावल के ऊपर से, पहले गांव में ढेकी से कुटाई होता था और वो विटामिन, प्रोटीन और मिनरल्स रिच हुआ करता था। सबसे पहले विटामिन B1, जिसका वैज्ञानिक नाम, केमिकल नाम कह सकते हो, रासायनिक नाम थायमीन होता है, सबसे पहली बार फंक के द्वारा चावल में ही खोजा गया था, यानी रेड सीड कोट ऑफ राइस, यानी लाल रंग का जो कवर होता था चावल में, और अब इसको बायोफोर्टिफिकेशन करके बनाना पड़ रहा है। सोच लो वैज्ञानिक युग में, यानी हम लोग ओरिजिनल युग को अब वैज्ञानिक रूप दे रहे हैं, और अब के लोग कहते हैं कि हम टेक्निकली बहुत स्मार्ट हो गए हैं, है ना। पहले वाले लोग जैसा स्मार्ट न कभी हुआ था ना होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। ढेकी से कुटाता था, उसमें प्राकृतिक रूप से रहता था, विटामिन भी, प्रोटीन भी, मिनरल्स भी। लेकिन अब कहता है कि हम बायोफोर्टिफिकेशन कर रहे हैं, वैज्ञानिक युग में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से जैसे धरती के पानी को अरबों लीटर बर्बाद करता है और मंगल पर पानी खोज रहा है, अपना करोड़ों रुपया बर्बाद करता है, दूसरा के 100 रुपया छीनने के चक्कर में लग जाता है। ये वाला प्रवृत्ति होता जा रहा है। तो ध्यान देना बच्चों, ये सब थोड़ा बीच बीच में दे रहे हैं, चूंकि बायो प्राकृतिक विषय होता है, अब प्राकृतिक विषय से दूर जो जाएगा वो बहुत पछताएगा। ऐसे तो आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। बायोलॉजी एग्जाम भी दो, बम बम भी रहो। आगे पढ़ो। तो ट्रांसजेनिक गोल्डन राइस बनाया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा, उसमें क्या मिलेगा, तो विटामिन ए मिलेगा बच्चों, यही आप देना। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम मेरे नजर में तो प्रिंट हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 14, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाई, यानी तितली का पंख और पक्षी का पंख कैसा एग्जाम्पल होता है, तो एनालोगस ऑर्गन इसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि बर्ड्स का जो विंग्स होता है वो 4 लिम्स, जो हम लोग में हाथ है ना, उसका मॉडिफिकेशन है, व्युत्पन्न है। और जो बटरफ्लाई का विंग्स होता है वो 4 लिम्स का नहीं होता है। आप देखे होंगे कि तितली के पंख में रक्त नलिकाएं और हड्डी यानी अस्थि नहीं पाया जाता है, लेकिन जो बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, मुर्गा उर्गा, चिकन उकन कभी उड़ाए होंगे तो पता होगा, उसमें बोन भी होता है और उसके पंख काटने पर रक्त का प्रवाह भी होता है। तो वो दोनों का रचना भिन्न है, अलग अलग है, लेकिन कार्य दोनों एक समान करता है। यानी वैसी रचना जो बनावट में अलग अलग हो लेकिन कार्य एक समान करता हो, उसको एनालोगस ऑर्गन कहते हैं। तो इस सवाल का आंसर आपको बच्चा होगा, बिल्कुल नहीं भूलना, एनालोगस ऑर्गन। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट विल बी द बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए अगेंस्ट द बेस सीक्वेंस, दिया हुआ यहां देखो बच्चों। इस क्वेश्चन का जवाब रट्टा मार के कभी कोई ना दिया है ना देगा। इसमें आप पढ़ाए हैं मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मैं ही पढ़ाया हूं। डिटेल जानना हो तो आप जाके वीडियो पीछे का देख सकते हो। उसमें कहता है कि डीएनए में यदि ए है, ए मतलब एडेनिन, तो आरएनए के वो यूरासिल से पेयर करेगा, क्योंकि आरएनए में टी नहीं होता है, याद रखना।
डीएनए में ए रहता और डीएनए का ही दूसरा स्टैंड पूछता तो एट, हम टिक बताए थे, देख लेना, एट गया कॉलेज बताए थे। प्यूरिन एजी होता है और पायरिमिडिन सीटी होता है। उसमें हमने बताया था कि एजी, एक दोस्त ने कहा दूसरे को एजी सीटी बजाओगे, तो उसने कहा एट गया कॉलेज, यहां नहीं। तो एट का मतलब ए एडेनिन, टी थाइमिन से पेयर करता है। लेकिन चूंकि आरए ने जब पूछे, ध्यान देना बच्चों, अलर्ट रहना, यहां सावधानी हटी तो ऑब्जेक्टिव का नंबर कटी, दुर्घटना काहे को घटी। तो व्हाट विल बी द बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए, डीएनए पूछ रहा है अगेंस्ट बेस सीक्वेंस ऑफ आरएनए। तो आरएनए का उल्टा, अब देखो आरएनए में यदि ए है तो डीएनए में ए के जगह पर क्या होगा, ए किससे पेयर करता है, तो डीएनए में ए टी से पेयर करता है, ठीक है। तो यहां देखो टी इसमें भी है, टी इसमें भी है, टी इसमें भी है, यानी एक ही ऑप्शन सी अभी काटे हो। यू किससे करेगा, ए से, सी किससे करेगा, जी से, जी किससे करेगा, सी से, और फिर सी से किससे करेगा, जी से, यानी एट गया कॉलेज या फिर जी फोर गया सी फोर कॉलेज। तो इसमें आंसर आपको मिलेगा, यदि समझे हुए हो तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी ए यू सी जी। तो ए का उल्टा टी हो जाएगा, है ना, यू का उल्टा ए हो जाएगा, सी का उल्टा जी हो जाएगा, और जी का उल्टा सी हो जाएगा, और फिर डबल जी जी है ना, यहां पर डबल सी सी है तो डबल जी जी हो जाएगा। और इसी में है बी में बच्चों, बी और डी में कंफ्यूजन होगा, लेकिन अंत तक देखोगे तो आंसर बी होगा। यानी ये समझा हुआ है तभी बनेगा, रटने से किसी कीमत पर नहीं बन सकता है बच्चों। अगला सवाल, Which of the following causes बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन होता है बच्चों, जो आप फूड चेन पढ़ते हो, आहार श्रृंखला पढ़ते हो, उसमें देखे होंगे कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, उत्पादक होते हैं, उसको कौन खाता है, कंज्यूमर यानी उपभोक्ता। तो जैसे जैसे उत्पादक के ऊपर उपभोक्ता का एक चेन बनता है, प्राइमरी कंज्यूमर यानी प्राथमिक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर यानी द्वितीयक उपभोक्ता, टर्शियरी कंज्यूमर यानी तृतीयक उपभोक्ता, तो उसमें कुछ टॉक्सिक मैटर, जहरीला पदार्थ का जो कंसंट्रेशन है, परसेंटेज हाई होता चला जाता है, उसी को कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। आज जो बहुत सारे पक्षी विलुप्तावस्था में पहुंच गया है, वो बायोमैग्निफिकेशन का ही शिकार है। तो इस क्वेश्चन में कहता है कि कौन तो ऐसा केमिकल है जो बायोमैग्निफिकेशन के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो यहां मरकरी भी होता है बच्चों, और डीडीटी यानी डाई क्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन भी होता है। इसका आंसर दे रखा है आपको डीडीटी, लेकिन नहीं बच्चों, इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी, यानी मरकरी एंड डीडीटी। यानी मरकरी भी बायोमैग्निफिकेशन के लिए उत्तरदायी होता है, और डाई क्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन भी होता है उत्तरदायी इसके लिए, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लाज्मिड। आप जानते हो कि जो बैक्टीरिया होता है यानी जीवाणु होता है, उसमें जो बेसिक डीएनए होता है, उसके अलावा छोटा छोटा डीएनए का टुकड़ा और पाया जाता है बच्चों, उसको प्लाज्मिड कहते हैं। लेकिन जो बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हो तो उसमें एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड बनाया गया था, जिसका नाम था PBr322, यानी पी का मतलब प्लाज्मिड और बी का मतलब एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बोलीभर, और आर का मतलब एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रोड्रिग्यूज। वो दोनों ने सिंथेसिस किया था आर्टिफिशियल प्लाज्मिड, उसी के चलते नाम पड़ा था PBr322। और यहां पर पूछ रहा है कि प्लाज्मिड कौन है, तो बच्चों ये जो दिया हुआ है PBr322, यही होगा प्लाज्मिड का उदाहरण। और ये सब क्वेश्चन पूछने लायक है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। जब एग्जाम हो जाएगा बायो का, उसके बाद ही हम लोग मिलेंगे फिर कि भाई क्वेश्चन आया कि नहीं, लेकिन आपको पढ़ना है। अगला सवाल, Which infective stage of Plasmodium occurs in man। यानी आप पढ़े होंगे मलेरिया बीमारी के बारे में, मलेरिया जो पढ़े हो ना, मलेरिया हुआ ना फलेरिया हुआ, और आगे क्या हुआ सो जानते हो तुम लोग। तो मलेरिया जो होता है वो होता है प्लाज्मोडियम से। बहुत लोग कहता है कि मलेरिया होता है मच्छर के काटने से। अब बताओ जरा, कोई ऐसा इंसान है जिसको मच्छरदानी के भीतर घुस के मच्छर नहीं काटी हो? मच्छर पुरुष नहीं काटता है, महिला काटती है। यानी मच्छर महिला का जो प्रोबोसिस होता है, डंक जिसको सुर कहते हो ठेठ भाषा में, वो पॉइंटेड सुई की तरह होता है, भोंक देती है। लेकिन पुरुष का गदा के जैसा होता है, नहीं भोंक सकता है। तो हम लोग को मच्छर काटती है, काटता नहीं है। अब मच्छर काटने से प्लाज्मोडियम का संक्रमित अवस्था स्पोरोजोइट यदि हमारे रक्त में चला जाएगा तब मलेरिया होगा बच्चों। ऐसा नहीं कि मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। मच्छर किसको नहीं काटता है? हमको आज फिर रात में काटा है, सुबह देखे मच्छरदानी में कि खून पी के मोटी हो गई थी, तो हमको अब कल मलेरिया हो जाएगा? नहीं होगा। हाँ, हो भी सकता है, क्योंकि उस मच्छर के अंदर यदि प्लाज्मोडियम का संक्रमित अवस्था रहेगा स्पोरोजोइट। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा बच्चों? स्पोरोजोइट, जो कि प्लाज्मोडियम का संक्रमित अवस्था है। ये क्वेश्चन पूछने लायक है, पूछेगा बच्चों। अगला सवाल, Which one of the following is मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट। मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट
इसको कहते हैं उछल कूद करने वाला जीन, यानी जंपिंग जीन। और जंपिंग जीन, जंप करने वाले जीन को ट्रांसपोजोन भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसको बारबारा मैकक्लिंटॉक, जिसको कि लेडी मेंडल के नाम से भी जाना जाता है, उसने खोज की थी। और इसका दो नाम है, जंपिंग जीन भी और ट्रांसपोजोन भी। तो जहां से मैं इस क्वेश्चन को उठाया हूं वहां पर इसका जो आंसर दे दिया है सिर्फ जो है सो जंपिंग जीन, लेकिन बच्चों इसका आंसर ट्रांसपोजोन भी होगा और जंपिंग जीन भी होगा, यानी इसका आंसर डी होगा, बोथ बी एंड सी। अगला सवाल, T1 प्लाज्मिड इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें T1 प्लाज्मिड यानी ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड को सबसे पहले किससे खोजा गया था, ये बायोटेक्नोलॉजी का सवाल है। और बायोटेक्नोलॉजी का जो सवाल है इससे बच्चों आंसर होगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, यानी इसका आंसर क्या होगा बच्चों, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। आगे बढ़िए, फॉसिल्स आर जनरली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी फॉसिल्स का मतलब जीवाश्म होता है बच्चों, यानी जो अवशेष, जैसे डायनासोर का अवशेष मिलता है, मनुष्य का भी शिवालिक की पहाड़ियों में बहुत सारा अवशेष मिलता है, या जो भारत में हम लोग आन बान शान से आके रह रहे, कहते हैं कि हम लोग भारत के निवासी हैं, हम लोग भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से आए हुए हैं बच्चों। आज के करोड़ों वर्ष पहले का इतिहास देखोगे तो हम लोग अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से आए हुए हैं, यानी कोई यहाँ का ओरिजिनल नहीं है, कोई डुप्लीकेट नहीं है, सब आया है, बार बार मैं बोल रहा हूं, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, अब बन जाएगा फॉसिल्स, सिर्फ उनके अवशेष रह जाएंगे। तो फॉसिल्स जो है सो बनने का काम जो होता है वो मेटामॉर्फिक रॉक में होता है। मेटामॉर्फिक रॉक जो हमेशा जो कभी कभी जो ज्वालामुखी फटता है और उसके बाद जो नया नया लेयर बनते जाता है ऊपर से, जो अपना रूप रंग चेंज करते रहता है, उसी में दब जाते हैं जीवाश्म, तो मेटामॉर्फिक होगा इसका आंसर। अगला सवाल GAATTC, इसको समझने से ज्यादा अच्छा है कि रट जाओ बच्चा। ए रिकॉग्निशन साइट है, बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, और ए जो है दिया गया है, जब आप इस्चेरिशिया कोलाई पढ़ेंगे तो इस्चेरिशिया कोलाई ई को R1 का ये है रिकॉग्निशन साइट, तो इसको आप याद कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। अगला सवाल में आते हैं, विच वन इज एन इंडेंजर्ड स्पेसीज। देखो बच्चों, इंडेंजर्ड किसको कहते हैं, खतरे की घंटी जिसको बच गया है, जिसको ह्यूमन, क्या जानते हो, पूरे ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक जीव मनुष्य हुआ था, हुआ है और अभी तक तो है। इससे खतरनाक को याद आएगा तब इसको समेटेगा। तो मोस्ट डेंजरस क्रिएचर ऑफ द नेचर ह्यूमन, और ह्यूमन बहुत सारे जीव को, प्लांट का हो, जाति या एनिमल का हो, विलुप्तावस्था में पहुंचा दिया है। तो इंडेंजर्ड जोन में आने वाले पौधा पूछ रहा है यहां क्वेश्चन में, तो इसका पौधा बहुत पूछेगा, पक्षी पूछ देगा तो आप डोडो दे देना, कोई जरूरी नहीं कि यही होगा, ठीक है ना। तो यहां पर एक पौधा के बारे में पूछ रहा है, और पौधा में कसकटा अमरवेल को कहते हैं, लैंटाना का नाम सुने हो, एक होता है नीपेंथस, नीपेंथस जिसको पिचर प्लांट कहते हो। आप बता रहे हैं ना कि इसको जानना है, तो आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो, नीपेंथस पिचर प्लांट घड़ा जैसा होता है, और एक कीटभक्षी पौधा होता है, एक कीड़ा मकोड़ा जब इसके ऊपर बैठता है ना तो उसको खा जाता है, यानी एनिमल बहुत है जो प्लांट को खाता है। कुछ प्लांट भी हिम्मत जुटाया है बच्चों, और वो कहता है हम एनिमल को खाएंगे। तो नीपेंथस एक ऐसा पौधा था जो कीड़ा मकोड़ा को खा जाता था, एनिमल को खा जाता था। ऐसा सुने हो कभी कि पेड़ पौधा एनिमल को खाता है? अचानक कहीं पूछे तो कुछ लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, बहुत ज्यादा बायोलॉजी पढ़ लिया है का, प्लांट एनिमल को खाएगा। जी बच्चों, कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं जिसमें से नीपेंथस है, लेकिन ये नीपेंथस आज के डेट में इंडेंजर्ड जोन में डाल दिया गया है, मतलब विलुप्तावस्था में जाने के कंडीशन में है। एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बींग्स, सोच एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में जानना बच्चों, ये तीन तरह का इनहेरिटेंस यानी वंशानुगति को निरूपित करता है। पहला है मल्टीपल एलील्स, क्योंकि इसके 3 एलील्स होते हैं, I to the A, I to the B और स्मॉल I, इसलिए मल्टीपल एलील्स है। लेकिन जिस इंसान का ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसमें यह को डोमिनेंस को शो करता है, क्योंकि I to the A भी डोमिनेंट होता है, I to the B भी डोमिनेंट होता है। तो इसका आंसर मल्टीपल एलील्स भी होगा और को डोमिनेंस भी होगा, यानी इसका आंसर बोथ बी एंड सी हो जाएगा। अगले सवाल में आते हैं, ग्रैफियन फॉलिकल्स आर फाउंड इन, आप चैप्टर 3 में पढ़े होंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, ग्रैफियन फॉलिकल ओवरी ऑफ ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है, तो इसमें ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन जिंजर इज कैरिड आउट बाय मीन्स ऑफ। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब होता है कि फूल के अलावे पौधा में यदि जड़, तना, पत्ती से कोई नया पौधा बनता है तो उसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। और जिंजर जिसको आदि कहते हो, आदि में जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए यूनिट है उसका नाम है बच्चों राइजोम, जो कि स्टेम का पार्ट होता है। तो इसका आंसर होगा बच्चों राइजोम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
विच टाइप ऑफ प्रोटीन इज प्रेजेंट इन सिल्क थ्रेड। याद रखिएगा बच्चों, सिल्क जो होता है रेशम का धागा, उसमें जो प्रोटीन पाया जाता है वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटीन जाना जाता है। इसलिए रेशम के धागा से पतला पतला का भी जो फिशरी कॉड मछली पकड़ने वाला जो जाल बनता है वो पतला भी होता है, भारी भरकम मछली के फंसने पर भी टूटता नहीं है। और वो कौन सा प्रोटीन है, तो उसका नाम है फाइब्रोइन। यानी दुनिया का सबसे मजबूत प्रोटीन का नाम कोई पूछे तो फाइब्रोइन होगा बच्चों। ठीक है, अगला सवाल में आते हैं। टर्नर सिंड्रोम विल कंटेन हाउ मेनी क्रोमोसोम्स। टर्नर सिंड्रोम आप पढ़े होंगे जेनेटिक्स का 5वां चैप्टर में, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो उसमें आप 3 तरह का सिंड्रोम पढ़े होंगे, क्लिफेंटर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम फीमेल को कहते हैं, उसमें 44 ऑटोजोम्स, ठीक है, और एक एक्स क्रोमोजोम्स होता है बच्चों, दूसरा एक्स क्रोमोजोम नहीं होता है। जो फीमेल में आप पढ़े ना कि 44 ऑटोजोम्स प्लस XX, तो उसमें से एक एक्स क्रोमोजोम गायब रहेगा। तो 46 - 1 बराबर 45। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा, 45। और यही क्लिफेंटर सिंड्रोम पूछ दे टर्नर सिंड्रोम के जगह पर तो 47 हो जाएगा। डाउन सिंड्रोम पूछ दे तो उसमें मेल फीमेल दोनों में 47 हो जाएगा। बदल बदल के ही पूछ सकता है बच्चों, ऐसा नहीं कि हुबहू यही पूछ देगा, क्योंकि साइंस है ना, जब यही रहे कि यही 50 क्वेश्चन। लेकिन हाँ, मैं आपको यहाँ 42 क्वेश्चन का कलेक्शन लाया हूं और इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि 35 क्वेश्चन को डील करना है। तो 35 क्वेश्चन को यहां से आने की पूर्ण संभावना बन रही है, इसलिए आप इसको देख लेंगे। आगे बच्चों, What will be the pH value of acid rain? आप जानते हो कि कभी कभी जो बारिश होती है उसमें एसिडिक मटेरियल ड्रॉपलेट्स बन के धरती पर आता है, जो कि एक प्रकार का एयर पोल्यूशन का पार्ट है, वायु प्रदूषण का पार्ट है। तो एसिड रेन जो आता है तो उसका pH वैल्यू 5 के आसपास होता है। कहीं कहीं इसका भी कहीं 4 दे दिया है, कहीं 5 दिया है, तो इसका pH वैल्यू आप 5 ही आंसर के रूप में लगाएंगे। अगला सवाल, ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन इन। यानी कहता है ZZ ABCD का लेटर है, आप हिंदी में भी ZW पढ़ोगे। और इस तरह का लिंग निर्धारण का जो सिद्धांत है किसमें पाया जाता है बच्चों, तो ये बर्ड्स में पाया जाता है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी बुक में फाउल का मुर्गी का चित्र बनाया है, मुर्गा मुर्गी का। अब यहां पर मुर्गा मुर्गी देखिए ध्यान से, एक क्या दिया ऑप्शन, स्नेल घोंघा जो मोलस्का है, दूसरा कॉकरोच जो आर्थ्रोपोडा में आता है, तीसरा ह्यूमन हम लोग। तो क्या बता, पीकॉक। तो पीकॉक क्या है, मोर है, नेशनल बर्ड इंडिया का। तो यह भी पक्षी है ना, तो घुमा के दिया है कि नहीं। अब खोजिए कि हुबहू एनसीईआरटी से ही रट्टा मार ले, उसी से काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। अब आपको इस बार मान लिया पीकॉक दे दिया है, हो सकता है अगला कौवा दे दे, क्रो, तो वो आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़ना है, एंटीबॉडीज इन आवर बॉडी आर। एंटीबॉडी जो हमारे बॉडी का सिपाही होता है बच्चों, और यह जो है सो हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले जीवाणु विषाणु जितने भी रोगजनक जीव होते हैं उसको मारने का काम करता है। हमेशा 100% सफल नहीं होता है, बट पूछा है कि जो एंटीबॉडी होते हैं वो केमिकली किसके बने होते हैं, तो ग्लाइकोप्रोटीन का। ग्लाइको का मतलब कार्बोहाइड्रेट होता है, और प्रोटीन तो आप जानते ही हो, यानी ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ होता है। यानी हम लोग जो वैक्सीन लेते हैं बच्चों, जैसे कोरोना का वैक्सीन बहुत सारे लोग ले रहे हैं, तो यह भी जनरली या तो प्रोटीनस होगा या तो ग्लाइकोप्रोटीनस होगा। तो वैक्सीन मोस्टली प्रोटीनस इन नेचर होता है या ग्लाइकोप्रोटीनस होता है। तो ये भी दे सकता है, हो सकता है कोरोना का समय एक आध क्वेश्चन यहां से भी डाल दे, सिलेबस नहीं है तो भी। अक्सर बच्चे कहते हैं बिहार बोर्ड में कि 2-4 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तो विज्ञान के छात्र और छात्रा आप हैं तो थोड़ा सा तो इधर उधर का भी पढ़ना चाहिए ना। मोबाइल में जो टिकटॉक और ढिकढॉक देखते हैं उससे अच्छा है कि कुछ इधर उधर का पढ़ाई की बात कर लें। बुरा मत मानना बच्चों। आगे बढ़ते हैं, प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड इन। हैप्लॉइड डाइप्लॉइड का बहुत केस आ रहा है, कई बार समझा दिए कि हैप्लॉइड का मतलब एक सेट ऑफ द क्रोमोसोम, डाइप्लॉइड का मतलब 2 सेट। तो हैप्लॉइड एल्गी में होता है, फंगी में होता है, और ब्रायोफाइटा में भी होता है। और टेडोफाइटा में जनरली हैप्लोडाइप्लॉइड, और जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में डाइप्लॉइड होता है। तो यहाँ ऑप्शन देखिए, एल्गी भी दे रखा है, फंजाई भी दे रखा है, फफूंद जिसको कहते हो, और ब्रायोफाइट्स भी दे रखा है। तो इसमें ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा, डी हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन इज। देखिए आ गया ना बात वैक्सीन का, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो बायोटेक्नोलॉजी का एक प्रोसेस है बच्चों, इसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा वैक्सीन बनाया जाता है। और जो वैक्सीन हुआ करता है बच्चों वो इम्यूनोजेनिक प्रोटीन होता है।
अभी अभी प्रोटीन बताए थे। इम्यूनोजेनिक का मतलब हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरोधक तंत्र को विकसित करने वाला, जेनिक मतलब विकसित करना, इम्यूनो मतलब प्रतिरोधक क्षमता वाला तंत्र, और जेनिक मतलब उसको विकसित कर देना। अब प्रोटीन, तो वैक्सीन में हम लोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने वाले प्रोटीन को ही हम लोग अपने शरीर में लेते हैं, वो जाकर के विकसित कर देता है, और जब रियल अटैक होता है पैथोजन का तो उसे वो फाइट करता है। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, 100% वो फाइट में जीत ही जाए हमेशा, ये नहीं होता है बच्चों। आप लोग सुने होंगे कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, है ना। तो इसलिए कभी कभी वैक्सीन लेने के बावजूद भी बीमारी होती है। अब वैक्सीन लेने वाले लोग भी कभी कभी इन्फेक्शन के बाद मर जाते हैं, ये सत्य है। इसलिए ऐसा मत समझना कि वैक्सीन ले लिए तो हम अमर हो गए, अमरत्व का घूंटी पी लिए, नहीं बच्चों। आगे बढ़ना है। Which one is aquatic weeds in the following? देखो, एक्वेटिक वीड्स का मतलब होता है जल में पाए जाने वाले खरपतवार, यानी बेकार का पौधा जो जलीय जीवों को नुकसान पहुंचाता है, मार देता है मछली वगैरह। तो इसमें जो है सो सिंघाड़ा तो नहीं है, हाइडिला तो नहीं है, आइकॉर्निया। आइकॉर्निया क्रैसपिस जलकुंभी को कहते हैं बच्चों। चैप्टर 1 में आप लोग पढ़े होंगे, जलकुंभी का पौधा, जिसको कि हम लोग आइकॉर्निया क्रैसपिस भी कहते हैं, टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, स्कर्ज ऑफ वाटर बॉडीज भी कहते हैं, जलाशयों का आतंक भी कहते हैं। जिस जल में लोग डाल दिए जलकुंभी को, आइकॉर्निया को, तो उस जल में मछली और बाकी जो जलीय जंतु होते हैं उसे मार देता है, क्योंकि उसमें घुले हुए ऑक्सीजन को सब यूज कर लेता है और बाकी जीव मर जाते हैं। तो आइकॉर्निया कितना नाम है इजी। आई मतलब क्या होता है, आंख हमारा, और कॉर्निया होता है ना आंख में, तो आई कॉर्निया से याद रखना। और दूसरा, मान लिया आपके घर में 100 रुपया रखा हुआ था, कोई आई या चुरा ली, तो तुम क्या कहते हो, आई चोरनिया। तो जैसे आप याद करो बच्चा, आई चोरनिया से याद करो या आई कॉर्निया से याद करो। लेकिन यहां पर टेक्निकली आपको पढ़ना होगा कि आप जो है सो एक्वेटिक वीड्स यानी बेकार का पौधा है, दुश्मन पौधा है, तो आई कॉर्निया होगा यहां पर। डिकम्पोजर्स आप, चूंकि दुनिया में हम लोग ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स दो ही पढ़ते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, स्वपोषी जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, स्व उत्पादक होते हैं, और जो दूसरों पर निर्भर करते हैं उनको हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। तो चूंकि डिकम्पोजर्स डिकम्पोज करता है दूसरे प्लांट और एनिमल, दूसरे पौधे और जंतु के मरे हुए, है ना, कार्बनिक यौगिकों को, और उससे ऊर्जा प्राप्त करता है, तो ये हेटेरोट्रॉफ्स आएगा बच्चों। द फंक्शन ऑफ कॉपर टी इज टू प्रिवेंट। कॉपर टी जो है उसका फंक्शन होता है फर्टिलाइजेशन को रोकना, यानी निषेचन को रोक देता है कॉपर टी। ठीक है बच्चों। आगे जो है सो हम लोग ध्यान देते हैं विच ऑफ, हाँ एक क्वेश्चन और यहां, द फंक्शन ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ही बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना है पीसीआर। अब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा जब ये कोई बढ़िया जीन मिल जाता है तो हमारे विज्ञान में सिस्टम है कि उसका फोटोकॉपी, जैसे आप लोग देखते हो ना कि एक पेज बढ़िया लिखते हो और उसका जरूरत रहता है तो आप फोटोकॉपी करके ढेर सारा पेज रख लेते हो। उसी तरह से वैज्ञानिक युग में भी यदि कोई बढ़िया जीन मिला तो उसको फोटोकॉपी करने का सिस्टम है, जिसको कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और इसके द्वारा डीएनए के नंबर को एम्प्लीफाई किया जाता है, बढ़ाया जाता है। इसलिए इसका आंसर होगा बच्चों डीएनए एम्प्लीफिकेशन। आगे बढ़ते हैं। Which of the following has maximum genetic diversity in India? आप याद करो, हमारे यहाँ चावल का और आम का सबसे ज्यादा जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है वर्ल्ड लेवल पर। तो यहाँ पर देखो, गेहूं दे रखा है, चाय दे रखा है, दाल दे रखा है, आम दे रखा है, तो आम यहाँ आंसर हो जाएगा बच्चों। यानी मैंगो जो है जेनेटिक डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा शो करता है। उसके बाद ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑरिजिनेट फ्रॉम विच जर्मिनल लेयर। अब देखो, ये आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं पढ़ना, लेकिन पूछता है हमारे बॉडी में 3 जर्म लेयर पाया जाता है, एक्टोडर्म यानी बाहरी लेयर, मेसोडर्म यानी मध्य लेयर, एंडोडर्म यानी आंतरिक लेयर। तो मेसोडर्म जो होता है बच्चों मध्य लेयर, उसी से मध्य जो है मिडिल, मीजो मतलब मिडिल और डर्म का मतलब लेयर, तो मिडिल लेयर, उसी से बनता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम और ब्लड वगैरह। तो यहां आंसर हो जाएगा मेसोडर्म। आगे बढ़ो बच्चों। Which bacteria are utilized in गोबर गैस प्लांट? गोबर गैस प्लांट को खादी ग्रामोद्योग ने बनाया था, हालांकि सक्सेसफुल नहीं रहा। गांव में गोबर से जो गैस उत्पादन होता था बच्चों, गोबर गैस प्लांट आपने पढ़ा होगा इकोलॉजी में, तो उसमें जो बैक्टीरिया पाया जाता है ना, गाय या भैंस के जो गोबर होता है, डंग ऑफ कैटल्स, तो उसमें उसको कहा जाता है मिथेनोजेन। यानी मिथेनोजेन मिथेन गैस प्रोड्यूस करता था, जिसे गोबर गैस कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मिथेनोजेन्स। अगला सवाल, When are ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स
सिंथेसाइज। ओकाजाकी फ्रैगमेंट जब डीएनए का सिंथेसिस होता है तो डीएनए के एक स्ट्रैंड पर कंटिन्यूअसली बनता है, जबकि डीएनए के दूसरे स्ट्रैंड पर छोटा छोटा सेगमेंट में बनता है बच्चों, उसी को ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहते हैं। तो इसका आंसर जो होगा बच्चों वो ड्यूरिंग डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, और इन यहां पर देखो एक है क्या, ड्यूरिंग कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, और एक दे रहा है ड्यूरिंग डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, और सी में दे रहा है इन लैगिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। तो ध्यान देना, जो लगातार बनता है ना उसको लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, और जो टुकड़ा टुकड़ा बनता है उसको लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। तो इसका आंसर भी जो किताब से मैं उठाया हूं गलत दिया हुआ है, सुधार दिए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ड्यूरिंग डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए भी, यानी डीएनए का जो छोटा छोटा टुकड़ा में जो सिंथेसिस होता है संश्लेषण उसमें, और लैगिंग स्ट्रैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बोथ बी एंड सी। अब आते हैं बच्चों 2 नंबर के प्रश्न में, और आपको 2 नंबर का जो प्रश्न 18 है ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूं जो ट्रेंड रहा है बिहार बोर्ड का, उस ट्रेंड में यदि अचानक से उछाल न ला दे, परिवर्तन न ला दे, म्यूटेशन न कर दे, ठीक है ना, तो आपको इस 18 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन एनी हाउ फिर देने जा रहा है। यदि कोई अपने पुराना ट्रेंड को नहीं बदलता है तो, चूंकि बिहार बोर्ड में ना जाने क्यों 2016 वाला क्वेश्चन 2018 में, 2018 वाला 20 में, 20 वाला 22 में ये ट्रेंड बना रखा है, जो क्वेश्चन सेट करते हैं वो नया नया क्वेश्चन ही पूरे किताब में उनको नहीं मिलता है। मैं कंप्लेन भी कर रहा हूं, तो आप इसको पढ़ लेंगे, और यदि पुराना ट्रेंड नहीं चेंज किया तो आपको इस 18 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन का आंसर देना है, 10 श्योर आने की गारंटी है 100%। यदि ट्रेंड नहीं चेंज किया तो, मैं बोल रहा हूं बार बार, इसमें क्या है, हाइड्रोकार्बन, स्मोक्स और एसिड रेन। तो चूंकि इसको डिटेल हम वर्णन आगे के क्लास में करेंगे, एक क्लास और लेंगे आपको जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसका उत्तर को हम लोग डिस्कस कर देंगे। तो आज हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का भी ध्यान देंगे, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं कि दुनिया में कोई भी अभिमन्यु नहीं है कि नया चीज डेवलप कर दे, पुराने चीज को ही फॉलो करता है और उसी को ट्रेंड को पढ़ करके एनालिसिस करके देखता है कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो ऑब्जेक्टिव का इतना का आप लोग डिस्कशन कर लेंगे, अच्छे से देख लेंगे। तो संभावित क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूं, और लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय का एक क्लास में और ले लूंगा, उसमें आप लोग को बता दूंगा। धन्यवाद बच्चों।